साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीटीपीएससी के द्वारा जो पेट 2023 की प्रारंभिक परीक्षा कराई जानी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो 15 सेटों की एक प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 युद्ध हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका आता है बहादुरपुर का या बहादुरगढ़ का युद्ध, जो कि 24 फरवरी 1658 को होता है। तो सबसे पहले 2 नंबर लिखिए। फिर इसके बाद आता है धर्मत का युद्ध, जो कि 15 अप्रैल 1658 को होता है। बहादुरगढ़ का युद्ध या बहादुरपुर का युद्ध जो है फरवरी 1658 में, और धर्मत का युद्ध जो होता है वो अप्रैल 1658 में। तो 1 लिखिए। फिर इसके बाद जो है शामूगढ़ का युद्ध होता है, जो कि 5 जनवरी 1659 को होता है। तो 4 हो गया। फिर आपका सबसे लास्ट में खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 में होता है। ठीक है। एक सेकंड, सामूगढ़ का जो युद्ध है आपका, ये 29 मई 1658 को होता है। तो देखिए बहादुरपुर का, धर्मत का और सामूगढ़ का युद्ध आपका 1658 में है, जबकि आपका खजुआ का जो युद्ध होता है ये 1659 में होता है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 3 आ जाएगा। तो 22143 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी आप इसमें देखें तो अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का पहला सुल्तान था जिसने राशनिक व्यवस्था अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो सांख्य जो है इसकी प्रारंभिक शाखा है। ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन थे? कपिल। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है आपका कहाँ पर हुआ था? ये वैशाली में। पहला जो है राजगृह में हुआ था, दूसरा जो है वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शवाकमी। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। अगला है चंद्रहूदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो इसका निर्देशन जो है J.H. मैके ने किया था। आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो खोज थी वो 1931 में N.G. मजुमदार ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई या आरंभ की गई। सही है, पहला कथन सही। दूसरा, समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। देखिए 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की व्यवस्था की गई थी, तो इसलिए एक सदनी नहीं थे। तो पहला सही, दूसरा गलत, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। और वो जो है गांधी से विवाद के बाद जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बात करते हैं। बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में होता है, का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? कौन से स्वदेशी समर्थक थे? अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आपका स्वदेशी के समर्थक थे अरविंदो घोष। ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था, उससे संबंधित है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन जो है ए वो मिसिंग है, वहाँ पे है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो देखिए थोड़ा सा सुमेलित करते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? तो देखिए इसमें अंगुलिहास जलधारा, मोजाम्बिक, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, ये सभी के सभी हिंद महासागर की, परंतु बेंगुला जलधारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है देश और उसकी राजधानी में? तो देखिए घाना की राजधानी अक्रा है, केन्या की नैरोबी है, नामीबिया की बिंडाक है, परंतु नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं है।
ठीक है। रबात मोरक्को की राजधानी है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। ये कथन गलत है। काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणित फाइन ग्राइंडेड होती हैं। ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका कथन गलत है, कारण सही है। तो डी ऑप्शन। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है किससे? तो ये पीर पंजाल श्रेणी से। किससे संबंधित है? पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता जो है वो न्यूनतम है? तो इन चारों में बिहार में जो महिला साक्षरता है वो न्यूनतम है। बिहार में कुल साक्षरता जो है वो 61.8 है, 61.8 है, जिसमें पुरुषों की 71.2 है और महिलाओं की 51.5 है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मुद्रा या करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? तो आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। ठीक है, इसका तात्पर्य है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है कैसे? तो सी ऑप्शन देखें आप, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन रहे हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित रही है? तो नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित रही है। ठीक है, देखिए दो नरसिम्हन समिति रही है, एक तो 1991 में आती है, दूसरी जो है आपकी 1998 में। आगे बात करते हैं, राजकोषीय नीति का विनिधान जो है क्या है? राजकोषीय नीति का विनिधान जो है वो घाटे की बजट नीति है। घाटे की बजट नीति अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ पर किया गया था? तो ये सर्वप्रथम जो है राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। किसके अनुरूप? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो देखिए चारों विकल्पों को देखिए, तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। तो आप देखिए, ये लिखित एवं दुष्ट परिवर्तनशील संविधान है, सही है, ये कथन सही है। दूसरा, केंद्र और संघतारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, ये भी सही है। तीसरा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण नहीं। एक सेकेंड, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं, तो ये संघीय संविधान की सामान्य विशेषता नहीं बल्कि अध्यात्म जो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो शक्ति का पृथक्करण होता है, ये जो अध्यात्मक शासन प्रणाली होती है उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला सही नहीं है। चौथा, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, तो द्विसदनीय है लोकसभा राज्यसभा, तो 1 to 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। थायमिन क्या होता है? थायमिन विटामिन B1 जो होता है उसे ही थायमिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन C को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड ये अनुवांशिक कोशिकांग जो है वो अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकेल होता है, तो यहाँ पे 2 से मिलाइए। शोल्डर में क्या होता है? टिन होता है, 1 से मिला दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, 4 से मिलाइए। हाइपो में क्या होता है? हाइपो में सोडियम होता है, 3 से मिला दीजिए। 2143 डी ऑप्शन। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की वजह से। निम्नलिखित सिद्धांत पर आकर करता है। किस सिद्धांत पर आकर करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
मैथ के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नहीं 36 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के गुरु थे कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका होता है लोक की उक्ति, लोक की उक्ति। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें आप देखें 38 में, इसमें अश्वनी जो है, अश्वनी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अश्वनी, रोहिणी, भरणी, जबकि संसार, गौरव, समुदाय ये क्या है? पुल्लिंग है। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए कौन सा है? तो इसमें देखिए कृष्ण शुद्ध लिखा है, कृष्ण, ए वाला जो विकल्प है वो सही है। शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम उष्ण होगा, उष्ण होगा। ठंड का गर्म होगा, कृष्ण का शुक्ल होगा। ठीक है, अब इंग्लिश वाला पैराग्राफ छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को, तो 42 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है? तो आप इसका विकल्प बी पढ़िए। द कमिटी वॉज ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई फेल्ट सम व्हाट मोर रिलैक्स्ड। दिया हुआ वाक्य जो है आई फेल्ट सम व्हाट मोर रिलैक्स्ड, इस वाक्य के अर्थ को पूर्णता देने के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, उन विकल्पों में से यदि आप देखें तो जो डी वाला है इसको पूरा क्या होगा? तो आई फेल्ट सम व्हाट मोर रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। यहाँ पे डी वाले को आप लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या सेंटेंस है? आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आवर टीचर टोल्ड अस द शुगर डिजॉल्व इन वाटर। देखिए शुगर डिजॉल्व इन वाटर, चूंकि ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव या पैसिव वॉइस। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है। द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन पढ़िए, द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। आगे बढ़ते हैं। यहां पे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चयन इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को बताता है। तो देखिए पहला कथन, 2 कथन है। पहला है अमेरिका ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात किया। दूसरा, हाल के दिनों में अमेरिकी घरेलू बाजार में स्टील की कीमतों में भारी कमी आई है। तो ये यदि कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इन दोनों में आप यदि देखें तो यहाँ पर दिए गए कथनों से स्पष्ट है कि कथन ए जो है कथन ए जो है वो कारण है और कथन बी उसका प्रभाव है। ठीक है, कथन बी उसका क्या है? प्रभाव है। तो इस प्रकार से प्रभाव क्योंकि अमेरिका ने स्टील के आयात बड़े स्तर पर किया, जिससे देश में स्टील की पर्याप्त उपलब्धता है तथा कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? चींटी, कैटरपिलर, हैमस्टर और लोकस्ट में। तो इसमें देखिए आपका हैमस्टर जो होता है, हैमस्टर एक प्रकार का चूहा है जो जानवर के अंतर्गत आता है, जबकि चींटी हुए कैटरपिलर, लोकस्ट कीड़े के से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जो हैमस्टर है, हैमस्टर अर्थात बी ऑप्शन, उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि
चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। तो देखिए, एनाकोंडा, कोबरा। एनाकोंडा क्या होता है? एनाकोंडा और कोबरा, यहाँ पे आप देखिए, जिस प्रकार से एनाकोंडा का संबंध कोबरा से, उसी प्रकार से मोनार्क का संबंध किससे है? क्वीन से है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। दो कथन है, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सभी लैपटॉप, तो ये लैपटॉप हो गया, और सभी लैपटॉप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आ गया। और दूसरा, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है? सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो सभी लैपटॉप ये सबसे अंदर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, ये भी सही है, दोनों को सही है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो हैं वो जयदेव हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका है 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को। जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि और राष्ट्रीय एकता दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन। 53, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल 18 हैं। कितने हैं? 18। सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? ये एक सेकेंड, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये आपका महाराष्ट्र के नागपुर में है। महाराष्ट्र के नागपुर में, यहाँ पे ए और बी गायब है, तो यहाँ पे बी वाले की जगह पे महाराष्ट्र है, नागपुर, तो बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? कौन सा यूरोपीय देश है? तो देखिए, बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। बुल्गारिया जो है आपका यूरोपीय, जबकि अन्य जो है अफ्रीकी देश हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक के हम्पी में। यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ते जाइए। देखिए, अभी जो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। ठीक है, भारत ने की थी। करंट के प्रश्नों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काफी पुराने करंट अफेयर हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ एक हिंदी के दो गद्यांश उन पर आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। तो देखिए, गद्यांश क्या है? आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही है, वह तो मात्र एक प्रेरक है, प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती है। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है, और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का भी। देखिए, भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोग हो सकता है। कभी कभी नाटक, कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बदे बदाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्कसंगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? इसका निश्चित ढांचा होता है। इसका निश्चित ढांचा नहीं होता है। समाज की दृष्टि से कौन सा पद जो है वो शेष से भिन्न है? तो भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन जो है ये शेष पदों से भिन्न है।
विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य मतलब विद्यार्थी के पर्यायवाची कौन से हैं इसमें? तो देखिए कि शिक्षार्थी और छात्र। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो सहभागिता शब्द का निर्माण सह उपसर्ग और ता प्रत्यय से हुआ है। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? तो समकालीन का सबसे उपयुक्त अर्थ आपका हो जाएगा समसामयिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? समसामयिक। अगला गद्यांश पढ़ते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण हो जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एक और तो रुचि और उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं जो संपन्न है उनके पास समय का अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी है। पिछले वर्ष देश के गरीब और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए ई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए swayam.gov.in वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा सकेंगे और उन्हें किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। इस पोर्टल की विशेषता यह है कि इससे छात्र मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सहित तमाम पाठ्यक्रमों की पढ़ाई घर बैठे कर सकेंगे। इससे छात्रों को घर बैठे ही सर्टिफिकेट और डिग्री भी हासिल होंगे जो किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति लोगों में बढ़ता उत्साह देखकर कहा जा सकता है कि भारत में इसका भविष्य उज्ज्वल है। यही कारण है कि अब अधिकतर शिक्षण संस्थान इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। पढ़ाई का बढ़ता खर्च और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेजों का चुनाव, प्रवेश परीक्षा और फिर एक साथ मोटी फीस चुकाना युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। भारत में केवल 12% छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। ऐसे में किसी देश की भाषा सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा सीखने से उस देश की संस्कृति तथा अन्य बातें समझी जा सकती हैं। इसलिए भारत के प्रति भी रुचि बढ़ी है और हिंदी सीखने सिखाने की मांग भी बढ़ी है। यह भारत के लिए, विशेषकर हिंदी भाषा के लिए शुभ संकेत है। तो इस पर आधारित प्रश्नों को देखें। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ाने का उपयुक्त कारण क्या नहीं है? तो इसमें पढ़ें। पहला, अधिकतर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं, सही है। महंगी होने के कारण पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है, ये भी सही है। विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है, तो ये आपका उपयुक्त कारण नहीं है। डी, अधिकतर छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि डी ऑप्शन पढ़िए, अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो इसमें देखिए, आज एक दूसरे को ये सही नहीं लिखा, क्योंकि ये एक दूसरे के बीच जो संयोजक, यहाँ पे एक दूसरे के बीच क्या होना चाहिए? संयोजक अंडर, ये इस तरह की लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे के बीच में एक लाइन होगी, तो ये वाला सही नहीं है। जबकि समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है, सही है। तो डी वाला सही नहीं, मतलब पहला वाला भाग सही नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द क्रमशः क्या है? तो देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो ऑनलाइन क्या है? तद्भव है। नहीं, एक सेकंड, आगत है। ऑनलाइन आगत है, जबकि शिक्षा क्या है? तत्सम है, ठीक। ऑनलाइन अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। जो शब्द किसी भी विदेशी भाषा से बिना किसी रूपांतरण की हिंदी भाषा द्वारा ग्रहण किया गया तो उसे आगत शब्द कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? उपयोगिता में तो देखिए, उपयोगिता योग मूल शब्द में उपयोगिता में उपसर्ग है और इता जो है वो क्या है? प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ आगे मैथ के प्रश्न है, उन मैथ के प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।